हेलो बच्चों, ट्रेंडिंग ट्विटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है हमारा क्लास 11th की केमिस्ट्री का लेक्चर, जो लेक्चर आपके बोर्ड्स और जेई मेंस के बेसिस पे रहने वाला है। ठीक है, जल्दी से जल्दी ट्रेंडिंग ट्विटर को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है क्लास 11th और 12th का फ्री का पीसीएम कोर्स, जो आपके बोर्ड्स और जेई के लिए रहेगा। ठीक है, पूरी क्लास 11th और 12th आपको फ्री कराई जाएगी। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, और जिसने शेयर नहीं करा तो शेयर कर दो। चलिए, आज है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, आई होप आपने 4 लेक्चर अच्छे से देख लिए हैं, उसकी थ्योरी आपको अच्छे से आती है और उसके क्वेश्चंस भी आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं। नोट्स और असाइनमेंट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो बेसिकली रेडिएशंस क्या होता है? ठीक है, सबसे पहली यहाँ पे क्या टर्म है? रेडिएशन। रेडिएशंस क्या होती हैं भाई? देखो, रेडिएशंस ना यार एनर्जी होती है। जब कहीं से एनर्जी एमिट होनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, किसी चीज में से एनर्जी का क्या हो, एमिशन हो, और वो प्रोपागेट करनी स्टार्ट कर दे। ठीक है, क्या करने स्टार्ट कर दे? प्रोपागेशन हो उसका, या एमिशन हो या प्रोपागेशन हो। किसका? एनर्जी का। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वेव और पार्टिकल। किस फॉर्म में? वेव और पार्टिकल की फॉर्म में। तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? रेडिएशन कहते हैं। मीन्स कहीं से भी क्या है, कोई ये पत्थर है, ठीक है, कुछ भी है, ये कोई मेटल ले लो, एलिमेंट ले लो, आपने पढ़ा होगा एक वर्ड रेडियो एक्टिव, है ना। रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? जो पड़े पड़े ही एनर्जी को एमिट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनसे हम क्या कहते हैं? रेडिएशंस निकल रही हैं। ठीक है, जैसे 4G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम आता है ना। अब जैसे 5G लॉन्च हो चुका है, 6G लॉन्च होने वाला है। तो इस चीज़ पे बहुत बहस चलती है कि ये टावर से क्या आ रही है, बहुत ज़्यादा रेडिएशंस निकल रही हैं, ये हार्मफुल भी हो सकती हैं। तो रेडिएशंस क्या होती हैं बेसिकली? रेडिएशंस क्या है? एनर्जी है। रेडिएशंस क्या है? एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी का निकलना, उसका चलना वेव या पार्टिकल की फॉर्म में, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेडिएशन बोलते हैं। अब वेव क्या होती है? ठीक है, क्लास 9th से आप वेव पढ़ते आ रहे हो। क्लास 9th में आपने साउंड वेव के बारे में पढ़ा था, और क्लास 10th में आपने लाइट वेव के बारे में पढ़ा था, है ना। तो वेव क्या है? वेव एक डिस्टरबेंस है। वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है। दैट ट्रांसफर दैट ट्रांसफर एनर्जी दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, वो चीज़ आप लिख सकते हो। तो भैया वेव क्या है? वेव में देखो यार, अभी ऊपर पढ़ा है कि रेडिएशन क्या है? रेडिएशन एनर्जी है। एनर्जी किस फॉर्म में चल रही है? वेव की फॉर्म में। तो वेव को हम क्या बोलेंगे भैया? वेव एक ऐसी चीज़ है जो एनर्जी को कैरी करती है, जिसमें एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या है, ट्रैवल करती है। वो चीज़ क्या होती है? वेव होती है। अब वेव से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हमारे पास है, जो आपको जानना ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। अब क्या है वो टर्मिनोलॉजी? देखो, कौन कौन सी टर्म हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहली टर्म है हमारे पास वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ क्या होती है? बेटा देखो, ये अगर हम वेव बनाते हैं, ये हमने क्या की, एक वेव बनाई। वेव में कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स उठा लो। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स। ठीक है, आप बुक में इसकी डेफिनेशन सीखोगे कि दो सक्सेसिव क्रेस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उसे वेवलेंथ कहते हैं। उसे भी वेवलेंथ कहते हैं। मैं कहता हूँ कोई भी दो पॉइंट उठाओ, जैसे ये जो पीक्स होती है ना, ऊपर वाली जो पीक्स होती हैं, इन्हें बोलते हैं बेटा क्रस्ट। इन्हें क्या बोला जाता है? क्रस्ट। और ये जो वैलीज होती हैं नीचे, इन्हें बोला जाता है बेटा ट्रफ। इन्हें क्या बोला जाता है? ट्रफ।
TROUGH, ट्रफ। तो ये दो क्रस्ट, दो ट्रफ, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगा। दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगा। वेवलेंथ को हम लैम्डा से शो करते हैं, ठीक है? ये वेवलेंथ का क्या है? सिंबल है। ये वेवलेंथ का क्या है? सिंबल है। और मैंने क्या लिखा है? दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, मतलब दो सेम पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट उठाया, ये एक पॉइंट है, ये सेम पॉइंट अब कहाँ पे आ रहा है? कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पे आ रहा है सर, नहीं, ठीक है, ये नहीं है ये पॉइंट। देखो ना यार, कहाँ पे लाई कर रहा है ये पॉइंट? एक क्रस्ट के बाद ये पॉइंट आ रहा है, तो क्रस्ट ये रहा, सेकंड क्रस्ट ये रहा, उसके बाद ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है? दो सेम पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है? क्लियर है? अब एक बार अगर मैं फिर से बनाऊं, ये हमने एक वेव बनाई, अब ये वाला पॉइंट और इसके बाद ये वाला पॉइंट आएगा, क्योंकि यहीं से क्या होगा? क्रस्ट स्टार्ट होगा, क्रस्ट बनेगा भैया ऐसे, ठीक है? तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा बेटा? वेवलेंथ कहलाएगा। मीन्स वेवलेंथ में, एक वेवलेंथ में एक क्रस्ट आ गया, एक ट्रफ आ गया, एक क्रस्ट आ गया, एक ट्रफ आ गया, ठीक है? क्लियर है? अगर मैं यहां तक का डिस्टेंस लेता हूं, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? देखो ये टोटल लैम्डा है, तो ये कितना हो जाएगा? λ/2। ये कितना हो जाएगा? λ/2 हो जाएगा, ठीक है? अब वेवलेंथ है क्या? डिस्टेंस है। तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी बेटा, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर। एसआई यूनिट क्या होगी बच्चे? मीटर होगी। लेकिन बहुत ही छोटी यूनिट्स ली जाती हैं, लैम्डा जो होता है, वेवलेंथ जो होती है बहुत छोटी होती है, तो कहीं कहीं पे आपको माइक्रोमीटर, ठीक है? ये क्या है? माइक्रोमीटर। इसका मतलब 10⁻⁻6 मीटर्स। 1 माइक्रोमीटर हो सकता है, वन के मतलब वन की जगह कुछ भी हो सकता है, माइक्रोमीटर हो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6। नैनोमीटर आ सकता है, 10⁻⁻9 मीटर। पिकोमीटर आ सकता है, 10⁻⁻12 मीटर। एंगस्ट्रोम आ सकता है, ठीक है? इसे हम बोलते हैं एंगस्ट्रोम। ए के ऊपर डॉट, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रोम इज 10⁻⁻10 मीटर। आपके पास जितना भी हो वन के अलावा, मतलब माइक्रो, नैनो, पिको, एंगस्ट्रोम को कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर में, ये आपको पता है, ठीक है? क्योंकि हमें वैल्यूज रखनी होती हैं बेटा, ऐसा यूनिट में ही हमें ज़्यादातर चलना होता है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो वेवलेंथ आई होप क्लियर है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी। देखो यार, फ्रीक्वेंसी बड़े सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं, अच्छा, इनकी कोई डेफिनेशन वगैरह आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है? डेफिनेशन वगैरह इनसे आपकी कोई नहीं पूछेगा। अगर पूछे भी तो ये बताओ, देखो, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने साइकिल्स कवर हुए? साइकिल वो बाईसाइकिल वाली साइकिल नहीं, ठीक है? देखो यार, फ्रीक्वेंसी इन जनरल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है बेटा एक यूनिट टाइम में। अब यूनिट टाइम मतलब, यूनिट टाइम का जर्नल मतलब क्या होता है? एक सेकंड, ठीक है? यूनिट का मतलब वन, टाइम की वैल्यू क्या होती है? सेकंड होती है, ऐसा यूनिट। तो हम 1 सेकंड की बात करते हैं। अब 1 सेकंड बहुत छोटा है, मैं आपको कहता हूँ कंसिडर कर लो 1 मिनट, ठीक है जी? कितना है? 1 मिनट। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक यूनिट टाइम में कितना काम हुआ, ठीक है? एक यूनिट टाइम में कितना काम हुआ, वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, 1 मिनट में आपने 5 गोलगप्पे खाए, ठीक है? 1 मिनट में आपने 5 गोलगप्पे खाए, तो आपके गोलगप्पे खाने की फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया? 5, ठीक है? 1 मिनट में आपने 5 गोलगप्पे खा लिए, तो आपके गोलगप्पे खाने की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5 हो गई।
आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, सामने आपके रोड है, आपने देखा यहाँ से कितनी गाड़ियाँ पास कर गई। भैया मैंने देखा 1 मिनट में यहाँ से कितनी गाड़ियाँ पास करी, 10 गाड़ियाँ पास कर गई। तो गाड़ियों के पास करने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। 1 मिनट में कितनी गाड़ियाँ पास कर गई? 10 गाड़ियाँ पास कर गई। तो फ्रीक्वेंसी समझ आया क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है बेटा एक स्पेसिफिक टाइम में कितना काम हुआ, एक स्पेसिफिक टाइम में कितना काम हुआ। अब ये जो साइकिल वर्ड है, ये वेव के रिस्पेक्ट में साइकिल क्या होता है? जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ आपका कंप्लीट होता है तो इसको हम बोलते हैं 1 साइकिल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? 1 साइकिल। इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 वेव। एक वेव में क्या होता है? एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ठीक है, क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी समझ आया क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया? 1 सेकंड में कितना काम हो रहा है। आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो, 1 मिनट में आपने कितने थप्पड़ मार दिए, वो थप्पड़ मारने की फ्रीक्वेंसी होगी भाई। आप 1 सेकंड में कितने वर्ड्स लिख सकते हो, 1 मिनट में कितने वर्ड्स लिख सकते हो, तो आपके वर्ड्स लिखने की फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे अगर आप लैपटॉप पे या मोबाइल में ये देख रहे हो तो टाइप करने की आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ना? मैसेज बड़े जल्दी जल्दी टाइप कर लेते हो, तो वो चीज़ें क्या है? फ्रीक्वेंसी है कि एक यूनिट टाइम में आपका कितना काम हो रहा है, ठीक है जी। यूनिट क्या होगी इसकी? ठीक है, यूनिट की बात करें सेकंड इनवर्स, या फिर जनरली जो चलती है हर्ट्स, ठीक है, हर्ट्स HZ इसको बोलते हैं, HERTZ, पूरा क्या है? हर्ट्स, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, तो HZ से डिनोट किया जाता है, तो ऐसा यूनिट क्या है हमारी? हर्ट्स में रखेंगे, ठीक है, या बोलो सेकंड इनवर्स। क्लियर? अब एक चीज़ देखना, हम यहाँ पे तो डायग्राम बनाते हैं और इसी को हमने यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये वेव जनरेट होने में कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड लगा, ठीक है, सेम टाइम इसमें लगा, सेम ही टाइम, ये अलग अलग सोर्स हैं, ये सोर्स 1 और ये सोर्स 2, सोर्स मतलब जहाँ से कुछ ना कुछ वेव जनरेट हो रही है, ठीक है जी। अब यहाँ पे, ठीक है, 1 सेकेंड में कितनी वेव जनरेट हुई? जैसे अगर हम काउंट करें 1 सेकेंड में हमारी कितनी वेव जनरेट हुई, तो 1 2, है ना? यहाँ पे हमारी कितनी वेव जनरेट हुई? 2 वेव जनरेट हुई। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को म्यू से लिखते हैं, यहाँ पे आई 2। यहाँ पे कितनी वेव जनरेट हुई? 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ पे सोर्स 2 में कितनी वेव जनरेट हुई? 6। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा? सोर्स 2 की ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा हो गई? सोर्स 2 की ज़्यादा हो गई, ठीक है, क्लियर है बात? समझ आई? तो अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देख देख के आपको क्या दिख रहा है? फ्रीक्वेंसी से एक और चीज़ आपको क्या दिख रही है भाई? कोई बच्चा कुछ नोटिस कर पा रहा है? यहाँ पे एक और चेंज किस चीज़ का आ रहा है? देखो, यहाँ पे अगर मैं वेवलेंथ लूँ, ये मेरी क्या होगी? वेवलेंथ होगी। यहाँ पे अगर मैं वेवलेंथ लूँ, ये मेरी क्या होगी? वेवलेंथ होगी, ठीक है, λ1 λ2। अब मुझे ये पता लगा कि सोर्स 2 की फ्रीक्वेंसी सोर्स 1 से क्या है? ज़्यादा है, बट सोर्स 2 की वेवलेंथ क्या है? सोर्स 1 से कम है। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ी, वेवलेंथ क्या हो गई? छोटी हो गई। वेवलेंथ क्या हो गई? छोटी हो गई, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में मेरे हिसाब से आपको रिलेशन समझ आ रहा है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी,
ठीक है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एक टर्म आती है टाइम पीरियड। कैपिटल टी से लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी का बिल्कुल उल्टा होता है ये। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही थी, एक सेकंड में कितना काम हो रहा है। टाइम पीरियड क्या कहता है, एक काम को होने में कितना टाइम लग रहा है, एक काम को होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, इसको लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ टाइम अ वेव टेक्स टू ट्रेवल वन वेवलेंथ। ठीक है, एक वेवलेंथ चलने में कितना टाइम लिया, वो हमारा क्या हो जाता है, टाइम पीरियड हो जाता है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी का बिल्कुल उल्टा होता है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 1/t। म्यू इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ये चीज, टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम का यूनिट तो आपको टाइम की पता ही है, क्या होती है, क्या होती है भाई, सेकेंड्स। वेरी गुड, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। और नेक्स्ट टर्म अगर हम चलें, एक टर्म आती है हमारे पास वेव नंबर, आई होप फोर्थ। ठीक है, वेव नंबर। वेव नंबर को म्यू बार से लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी वाले सिंबल के ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। ठीक है, ये क्या बताता है, एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स हैं, नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स बन रही हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमने इतनी एक यूनिट लेंथ ले ली, ये 1 मीटर की लेंथ है। अभी इस 1 मीटर की लेंथ में कितनी वेव बन रही हैं, ये कौन बताएगा, वेव नंबर बताएगा। तो यहाँ पे अब इनकी भी कुछ ना कुछ, यहाँ से यहाँ तक की कुछ वेव लेंथ होगी। ठीक है, तो वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है वेव लेंथ का। ठीक है, देखो वेवलेंथ कम होगी, ज़्यादा वेव्स बनेंगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी, कम वेव्स बनेगी। नंबर ऑफ वेव्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना, एक यूनिट लेंथ के अंदर। तो इसीलिए वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, 1/λ। ऐसा यूनिट, वह इसकी मीटर इनवर्स हो जाएगी। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा की मीटर होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। क्लियर? चलो, बहुत छोटी छोटी सी टर्म है। नेक्स्ट, फिफ्थ, वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, वेलोसिटी या बोलो स्पीड, कुछ भी बोलो। अच्छा, आपको आपको मेरे को ये बताओ, क्या ये पता है कि भैया डिस्टेंस या वेलोसिटी क्या होती है या स्पीड क्या होती है, बचपन से पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू, आपने बचपन से ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही हुआ है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या आ गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या होता है वेव की टर्म्स में अगर हम बात करें, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेव, वेव के लिए डिस्टेंस किसके बराबर होता है भैया, डिस्टेंस बराबर होता है वेवलेंथ के। डिस्टेंस किसके बराबर होता है, वेवलेंथ के। ठीक है, और टाइम, टाइम स्पीड। तो यहाँ से स्पीड, स्पीड का अगर v लेना चाहते हो v ले लो। कहीं पे आपको c भी लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको क्या लिखा मिलेगा, c भी लिखा मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? क्यों लिखा मिलेगा भाई, क्यों लिखा मिलेगा, क्योंकि ये जो वेव्स होती है ना बेटा, ये जर्नली स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं।
वेव्स जो होती हैं जनरली स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। तो मैं v बाय, ये तो ऐसा लगेगा v और c, c इज स्पीड ऑफ लाइट। जितनी भी वेव्स होती हैं वो सारी की सारी, ठीक है, कोई सी भी वेव हो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अभी आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो वो सारी की सारी स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं। तो यहाँ से आप क्या फॉर्मूला बना सकते हो, अगर मैं c का यूज़ करूँ, जो कि आपको आगे करना है लैम्डा अपॉन टाइम, 1/टाइम, इसको मैं ऐसे लिखूँ तो लैम्डा इंटू 1/टाइम, तो ये क्या बना, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो मतलब जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो आपको यहाँ से ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसको आप फॉर्मूले को ऐसे भी पढ़ोगे बुक में, जो जर्नल फॉर्म है इसकी लिखी जाती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, ठीक है, इसको हमने सी लिया, ये लेमडा, और ये म्यू, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। ये एक जर्नल फॉर्म है जिसमें सी की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ क्लियर, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी टर्म्स क्लियर हो गई हैं, है ना, ये छोटी छोटी टर्म्स क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, चलो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो और सोल्व करने का ट्राई करो। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। सुनने में क्वेश्चन बहुत ही हैवी सा लग रहा है ना, विविध भारती स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी, मीन्स फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 1368 किलो हर्ट्ज। अब देखो ये किलो है, यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, किलो का मतलब क्या होता है बेटा, 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। हमें क्या निकालनी है, वेवलेंथ, हमें क्या निकालनी है, वेवलेंथ, इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहीं पे बोला हो या नहीं बोला हो, अगर वो तो स्पीड स्पेसिफिकली दें कि भैया वेव हमारी स्पीड से चल रही है, तो आपको वही लेनी है। अगर नहीं दिया है तो आपको क्या माननी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, तो यहाँ से लेमडा क्या आ गया, सी अपॉन म्यू, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन 1368 इंटू 10⁻³। ठीक है जी, ये कर लें। अब यहाँ से ये टोटल कितना बना, 3 × 10⁵ अपॉन 1368। अगर मैं 3 0 कैरी कर लूँ यहाँ से, तो ये मेरा हो जाएगा 10⁻² अपॉन 1368, 1300, ठीक है, तो लगभग लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा। वैल्यू ले लेते हैं 2.2, अप्रोक्सीमेशंस यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्या यूज़ कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशंस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 13 दूनी 26, 2600 तो आएगा ही, ठीक है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है, यूनिट क्या आएगी, मीटर। क्लियर है, क्लियर है ये चीज़। क्वेश्चन बड़े ध्यान से बड़े आराम से करना, क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये भी लग रहा है कि ये तो बड़ा छोटा छोटा टॉपिक है, बेटा जेई मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जेई मेंस लेवल पे भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, अभी हम सोल्व करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा वार्म अप चल रहा है ये, ठीक है, के लिए थोड़ा सा वार्म अप चल रहा है। कैलकुलेट द वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है भाई, म्यू बार, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ येलो रेडिएशन having wavelength 5800 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ दी हुई है 5800 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम अभी बताया था क्या होता है ना, इंटू 10⁻⁻10 मीटर,
या इसको फिर सोल्व करके लिखो तो 58 इंटू 10⁻⁻8 मीटर्स। ठीक है, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी पता करनी है भैया हमें। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला c/λ, तो 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 58 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, क्लियर है? तो ये बहुत कुछ ज़्यादा ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कितना होएगा, 3/58 इंटू 10⁻16। अब इसको क्या कर लो, 300 कर लेते हैं। 58 इंटू 10⁻14, तो 60 होता तो 5, तो 5.1 5.2 के आसपास ये हमारा आता हुआ नज़र आ रहा है। मैं अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ। अब हर क्वेश्चन में आप अप्रोक्सीमेशन लगाओगे नहीं, ठीक है। जेई मेन के जब क्वेश्चन आ जाए तो पूरा सोल्व करके देख लेना भाई, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल नहीं लगानी है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें चाहिए वेव नंबर। वेव नंबर तो 1 बाय वेवलेंथ होता है, तो 1/58 इंटू 10⁻⁻8, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻8 अपॉन 58। फिर से 2 0 कैरी कर लो भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻6 अपॉन 58, तो 1.9 के आसपास, 1.8 ले लेते हैं, 1.8 के आसपास इंटू 10⁻6 और यूनिट मीटर इनवर्स। ठीक है, यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर इनवर्स। तो दोनों पॉइंट क्लियर हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, वेव नंबर भी हमने निकाल लिया। ठीक है जी, तो ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। चलो आ जाओ, देखो ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2024 का क्वेश्चन है। वेव नंबर दिया हुआ है, क्लियर, वेव नंबर। अब इस क्वेश्चन को आप अपने आप सोल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो डाटा भी वही लिया था हमने पिछले क्वेश्चन में, इसीलिए वार्म अप था ना वो, तो इसीलिए हमने डाटा भी सेम लिया था। लगभग लगभग वेव नंबर निकालना है कि वेवलेंथ ये है, अभी निकाला है हमने। इस वेवलेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 58 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। तो वेव नंबर 1/58 इंटू 10⁻⁻8। क्लियर? तो अभी कितना निकाला था हमने, 1.8, है ना, 1.8। लेकिन यहाँ पे आप ऐसी गलती मत करना, ठीक है। वहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशंस ले ली थी, यहाँ पे आप ऐसी गलती मत करना। क्यों नहीं करनी है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 10⁻⁻+8 डिवाइडेड बाई 58, तो 100/58 इंटू 10⁻6। अब यहाँ पे खाली क्या है, x इंटू 10⁻1। यहाँ पे आ रहा है 10⁻6, यहाँ पे कितना आ रहा है, 10⁻6। अच्छा, और दूसरी चीज़ बहुत बड़ी गलती कर रहे थे हम भाई, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो इसको आप एक काम करो, यहाँ से इतना सब कुछ करने से पहले अपनी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। यूनिट का सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। 1 मीटर में कितना होता है, 10⁻2 सेंटीमीटर। तो हम इसको ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 58 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर में हमारा क्या आ गया, वेवलेंथ आ गई। तो अब हम फॉर्मूला लगाएं, तो वेव नंबर 1/58 इंटू 10⁻⁻6, तो ये 10⁻6 अपॉन 58 मीन्स 100/58 इंटू 10⁻4। और यहाँ पे खाली 10 है, x इंटू 10 सेंटीमीटर इनवर्स। अब मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मत लगाना, क्योंकि आपने जैसे हमने अगर पिछले 1.8 ले लें, 1.8 अगर आप लोगे और 10 की फॉर्म में करना चाहोगे तो ये लगभग आपको 1800 के आसपास आएगा। अब क्या पता आंसर 1600 में आ रहा हो या 1750 आ रहा हो, कुछ भी आ सकता है ना। तो 1750 और 1800 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है, 1750 और 1800 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए बेटा आप अप्रोक्सीमेशन ना लगा के आप पूरा पूरा यहाँ पे क्या करोगे, सोल्व करोगे।
ठीक है, यहाँ पे मैं अपना कैलकुलेटर यूज़ करूँगा और मेरे हिसाब से वो कैलकुलेटर आपको स्क्रीन पे पता नहीं दिखेगा भी या नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो 1.724, यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 100/58 को सोल्व करके 1.724 इंटू 10⁻⁴। अब हमें चाहिए 10, तो ये कितना आ गया, 1724, ठीक है। 1724 इंटू 10, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1724। तो देखो 1800 में और 1724 में बहुत ज़्यादा फर्क है, क्लियर है। यहाँ पे तो ये वार्म अप क्वेश्चंस थे, ठीक है, लेकिन आपको अपने बोर्ड्स में भी ठीक करने हैं भाई, बोर्ड्स में भी अप्रोक्सीमेशन इतना मत लगाना, ये तो हम क्लास में कर देते हैं, तो इसको भी करेक्ट करना है तो यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। ये कितना आएगा, 1.724, क्लियर है। ऐसे ये 5.2 को भी करेक्ट कर लेना। तो अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि हमारी जस्ट वैल्यू आ जाए, आंसर तो आप बाद में निकाल सकते हो, क्लास में इतना टाइम नहीं लगाते हम, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन जब जेई का सवाल है, 4 नंबर का सवाल है, रैंक का सवाल है, सबसे बड़ी बात तो रैंक का सवाल है, जेई जो गेम है वो नंबर से ज़्यादा रैंक की गेम है, रैंक अगर गड़बड़ हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए अप्रोक्सीमेशन नहीं लगानी, आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करो, ओके। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन कह सकते हैं। हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज शोन, एक वेव दिखा रखी है भाई ऐसे, मतलब आई डोंट नो आपको डायग्राम दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ऐसे एक वेव दिखा रखी है, इसके बीच में और यहाँ पे इतना डिस्टेंस दिया हुआ है, ये है 1.5 पिकोमीटर, ठीक है, 1.5 पिकोमीटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज x इंटू 10⁻19 हर्ट्स, x की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करो। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, c/λ, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8। अब हमारे पास अगर कहीं से लैम्डा आ जाए तो हम बता सकते हैं। अब यहाँ पे कैच यही है कि आप लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालो। ये जो 1.5 पिकोमीटर आपको दिया है ये क्या है, ठीक है ना, 1.5 पिकोमीटर जो आपको दिया हुआ है ये क्या चीज़ है, आपको यहीं पे थोड़ा सा कैच है। अगर देखो मैंने अभी आपको दिखाया था कि वेव लेंथ क्या होती है, ठीक है, वेव लेंथ क्या होती है, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ से, मैंने सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट, इसका जो सेम पॉइंट था वो ये लिया, ये हमारी क्या होती, लैम्डा होता, ये हमारा क्या होता, लैम्डा। अगर मैं इसका बिल्कुल बीच में लेता, ठीक है, ये वाइट से ना लेके येलो से लेते हैं, अगर हम इसके बीच में करता तो ये वैल्यू कितनी आती, λ/2। अब इसके बीच का भी ये क्या है, हाफ है, आधे का भी आधा है, तो मतलब ये क्या है, λ/4। तो मीन्स ये जो 1.5 पिकोमीटर हमें दी है, ये क्या, किसकी वैल्यू है, λ/4 की वैल्यू है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 6 पिकोमीटर। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 6 पिकोमीटर। तो उठा के यहाँ पे पुट करो, 6 पिकोमीटर, तो 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 20, और 19 दिया हुआ है तो ये 50 इंटू 10⁻⁹। तो x की वैल्यू कंपेयर करके हमारी कितनी आ गई, 50, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, 5, अरे 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 अरे, हाँ, 10 5 आएगी मेरे हिसाब से, ठीक है, आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, 50 नहीं आएगा, 5 आएगा, क्लियर। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे, 5। तो ये सिली मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए, क्लियर है, सिली मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए। और यही कॉन्सेप्ट था, सिर्फ आपको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पहचाननी थी। जो बच्चा लैम्डा की वैल्यू पहचान गया कि ये कहाँ से, ये 1.5 क्या दिया हुआ है, बस उसके लिए तो क्वेश्चन क्या था, बहुत ईजी था, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है।
मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल कौन है? ये वही वाला मैक्सवेल है जो रदरफोर्ड मॉडल में आपने पढ़ा था कि मैक्सवेल के हिसाब से तो चीज़ें कैसी होनी चाहिए, ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है ना, रेडिएशन से एमिट करता है, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था। हाँ जी, ये वही वाले मैक्सवेल साहब हैं। क्लियर? तो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ ईएम रेडिएशन ये हमें पढ़ना है। बट इससे पहले मैं आपको ब्रीफ थोड़ा सा करना चाहता हूँ इसके बारे में कि अब एक्चुअल में कहानी क्या चलने वाली है। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, रेडिएशंस की कुछ टर्म्स पढ़ी। अभी हमने रेडिएशंस की कुछ टर्म पढ़ी, कुछ जेई मेन लेवल के क्वेश्चन सोल्व करे, लेकिन वहाँ पे हम सारा का सारा किस हिसाब से चल रहे थे? हमने ईएम रेडिएशंस को एक वेव की तरह कंसीडर किया। ईएम रेडिएशंस को एक वेव की तरह कंसीडर किया हमने। भैया ईएम रेडिएशंस जो होता है ना, इसका डुअल नेचर होता है। क्या होते हैं ये? डुअल नेचर होता है। मतलब कहीं कहीं पे ये देखा गया कि जो ईएम वेव्स होती हैं वो वेव की तरह बिहेव कर रही हैं। कहीं पे ये देखा गया कि जो ईएम रेडिएशंस हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही हैं। आपने एक नाम सुना होगा फोटोन, क्लास 10th में लाइट वाले चैप्टर में आपने एक नाम सुना होगा ना, फोटोन। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स। वो फोटोन्स की जब हम बात कर रहे हैं तो वो लाइट क्या है? एक वेव नहीं, लाइट एक पार्टिकल की फॉर्म में बात हो रही है। लाइट का किसकी फॉर्म में बात हो रही है? एक पार्टिकल की फॉर्म में बात हो रही है। तो ईएम रेडिएशंस जो हैं वो बेटा डुअल नेचर की होती है, मतलब दो दो नेचर हो सकते हैं उसके, वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। ठीक है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अब ये बहुत टाइम तक ना यही लड़ाई चलती रही साइंटिस्ट के बीच में कि कोई कह रहा है कि जो रेडिएशंस हैं वो वेव नेचर की होती हैं, कोई कहता है कि जो रेडिएशंस हैं पार्टिकल नेचर की होती हैं। तो सबने अपनी अपनी क्या बनाई? थ्योरीज बनाई, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो रेडिएशंस को वेव मान के सोल्व हो रहे थे, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे, कुछ फिनोमेनाज ऐसे थे जो रेडिएशंस को पार्टिकल नेचर का मान के सोल्व हो रहे थे। जैसे आप सबने एक नाम सुना है, आइंस्टीन। ठीक है ना, आइंस्टीन सबने नाम सुना है। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। अब ये भी पता है बच्चों को, ठीक है जी, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, किस फील्ड में मिला हुआ है भाई, किस काम के लिए मिला हुआ है? इनका एक, इन्होंने एक इफेक्ट बताया था, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी चैप्टर में पढ़ोगे आप। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब उस इफेक्ट को जब ही एक्सप्लेन किया जा सकता है अगर हम रेडिएशंस को पार्टिकल नेचर का माने। अगर हम रेडिएशंस को किस नेचर का माने? पार्टिकल नेचर का माने। तो मतलब पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट करता है रेडिएशंस का, जब भी तो भैया नोबेल प्राइज मिला हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इतना बड़ा इफेक्ट बताया हुआ है आइंस्टाइन साहब ने। ठीक है, तो साइंटिस्ट के बीच में ना ये लड़ाइयाँ चलती रही कि भैया कोई कहता था नहीं नहीं, रेडिएशंस जो होती हैं वो वेव नेचर की होती हैं, कोई कहता था नहीं नहीं ये पार्टिकल नेचर की होती हैं। फिर बाद में एक बंदा आया, वो कहता है यार छोड़ो, ठीक है, कुछ चीज़ें वेव के हिसाब से बता रहे हैं, कुछ चीज़ें पार्टिकल के हिसाब से बता रहे हैं, दोनों ही मान लेते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या कहते हैं हम कि रेडिएशंस का क्या होता है? डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर मतलब ये वेव की तरह भी एक्ट कर सकती हैं और ये पार्टिकल की तरह भी एक्ट कर सकती है। क्लियर? तो किसने क्या कहा, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने किस किस चीज़ों के बारे में बताया, रदरफोर्ड के मॉडल ने क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया, ऐसे फिर आपको पता है ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनते हैं जेई में। तो उसी हिसाब से अब यहाँ पे कहानी स्टार्ट हो गई, एक फ्लो की तरह पढ़ना है इसको कि जो रेडिएशंस हैं उनके बारे में किसने क्या बात बोली है। जैसे आज हम यहाँ पे कर रहे हैं, आज हम मैक्सवेल की थ्योरी को पढ़ रहे हैं कि मैक्सवेल ने क्या बोला था ईएम रेडिएशन के बारे में। ठीक है, कल हम प्लैंक के बारे में पढ़ेंगे कि प्लैंक साहब ने क्या बोला। ठीक है, फिर डी ब्रोगली आएंगे, उनके उन्होंने क्या बोला। तो ऐसे करते करते आपकी एक पूरी कहानी तैयार हो जाएगी इस चैप्टर की, और बहुत ब्यूटीफुली ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। अब मेरे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, यार ये वेव नेचर क्या होता है, ये पार्टिकल नेचर क्या होता है? ठीक है ना, इसको भैया ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और अभी तो आपकी छोटी छोटी सी शुरुआत हुई है, तो इसलिए इतनी बड़ी चीज़ें तो समझ आने वाली नहीं है। ठीक, हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं कि भैया कैसे। मान लो ये टेबल है, टेबल पर आपने एक कॉइन रख दिया, टेबल पर आपने क्या कर दिया? एक कॉइन रख दिया भैया।
कॉइन रख दिया जी, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, इस कॉइन ने ये स्पेस क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, यहाँ पे इतनी वॉल्यूम क्या कर ली, ऑक्यूपाई कर ली। किसकी, इस टेबल की। अब इस टेबल की ये वाली जगह जहाँ पे ये कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, ये तो ऑक्यूपाई होगी, ये तो ऑक्यूपाई होगी ना भाई। यहाँ पे आप कुछ और रख सकते हो, यहाँ पे आप इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे क्या आप कुछ रख सकते हो क्या? कोई बच्चा कहेगा हाँ सर रख सकते हैं। मैं इसके ऊपर ना एक और चीज रख देता हूँ, ये लो रख दी, है भाई, ऐसे ही होगा? नहीं, आपने जो चीज रखी वो कॉइन के ऊपर रखी, वो टेबल की स्पेस नहीं थी। समझ रहा मेरी बात? आप अपने हाथ के ऊपर, अपने पाम पे एक कॉइन रखो और उसी जगह पे फिर कोई और चीज रख के दिखा दो, वो कॉइन के ऊपर रख रहे हो आप, अपने पाम की वो स्पेस पे नहीं रख पाओगे। तो मतलब ये जो नेचर होता है ना, जहां पे जिसने एक पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, तो वो पोजीशन अब और कोई ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, ये नेचर होता है आपका पार्टिकल नेचर। ये नेचर क्या होता है आपका, पार्टिकल नेचर होता है कि एक जगह पे कोई बैठ गया तो बस बैठ गया, अब वहां पे कोई और चीज आके नहीं बैठ सकती। बस इतना समझना है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखना। और जबकि वेव नेचर क्या है, वेव नेचर में एक ही जगह पे, मान लो ये एक वेव है, ठीक है, ये एक वेव है भैया, ऐसा करते हैं, इससे बनाते हैं, ये एक वेव है यहाँ पे, ठीक है। अब इसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, हाँ जी सर कर लिया। अब यहाँ पे कोई और वेव आ जाएगी, कोई और वेव आके बैठ सकती है, बिल्कुल बैठ सकती है, ये लो। थोड़ा सा इसको बड़ा करके बना देते हैं, ठीक है, ताकि आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी आपको दूंगा। कॉइन वाला एग्जांपल समझ आया, कॉइन की एक पोजीशन, कॉइन ने एक पोजीशन क्या कर ली, ऑक्यूपाई कर ली, कॉइन ने एक पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, उस पोजीशन पे और कोई चीज आप नहीं रख सकते, बस बात खत्म। वो चीज क्या है, एक चीज ऑक्यूपाई होगी, एक ने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, उस पे कोई और आके नहीं बैठ सकता, वो क्या है हमारा, क्या है, पार्टिकल नेचर। अब यहाँ पे एक वेव थी, क्या यहीं पे दूसरी वेव आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, ठीक है, यहाँ पे दूसरी वेव आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है जी। वेव में, ठीक है, वेव नेचर में क्या होता है, एक पोजीशन को, सेम स्पेस को एक से ज्यादा भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। कैसे सर? अरे आपके घर में, आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, क्या वहां पे लाइट ऑन नहीं है ना, लाइट ऑन है, तो आपके रूम में एक लाइट वेव चल रही है, और वहां पे आप कुछ बोलने लग जाओ तो वहां पे दूसरी वेव भी है, सेम ही जगह पे लाइट है, सेम ही जगह पे क्या है, आपकी साउंड भी है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा जहां जहां पे लाइट की वेव है साउंड की वेव वहां नहीं है आपको, या फिर जहां जहां पे आप बोल रहे हो, जिस जिस कोने में आपकी आवाज जा रही है उस कोने पे आपकी लाइट नहीं जा रही, फिर तो ऐसा होता ना, आपकी आवाज भी पूरे घर में फैल रही है, आपके पूरे रूम में फैल रही है, और आपकी लाइट भी पूरे रूम में फैल रही है, मतलब एक सेम स्पेस लाइट ने भी ऑक्यूपाई कर रखा है और आपकी वॉइस ने, साउंड ने भी ऑक्यूपाई कर रखा है, एक ही जगह पे दोनों, है ना। तो ये क्या होता है, वेव नेचर होता है, मतलब एक पोजीशन पे एक से ज्यादा वेव्स आके बैठ सकती हैं, एक से ज्यादा चीजें वहां पे बैठ सकती हैं। जबकि पार्टिकल नेचर में एक जगह जिसने रोक ली बस वो जगह उसी की होगी, अब वहां पे और कोई आके नहीं बैठ सकता, ठीक है, क्लियर है? चलो, अब कहानी फिर से स्टार्ट होती है कि मैक्सवेल ने क्या बताया वेव्स के बारे में, ईएम रेडिएशंस के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में मैक्सवेल साहब ने क्या बताया। तो रीड करते चलो, पॉइंट थ्योरेटिकल है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल रहेगा, ठीक है, इस पे कोई ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल नहीं बनने वाले। अगला प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जब आएगी वहाँ से आपके न्यूमेरिकल फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। चलो रीड करो, रेडिएशंस हैव वेव नेचर। तो मैक्सवेल जी ने रेडिएशन के बारे में क्या बोला था, रेडिएशंस हैव वेव नेचर, रेडिएशंस वेव नेचर की होती हैं, और ये जो रेडिएशंस हैं ये कॉन्टिन्यूसली एमिट होती रहती हैं, कि मतलब एक जो पार्टिकल है वो कॉन्टिन्यूसली एमिट करता रहेगा। पहली चीज तो ये क्या है, ये वेव नेचर है, और वेव नेचर है, और रेडिएशन कॉन्टिन्यूसली क्या होती रहेगी बेटा, एमिट होती रहेगी, लगातार एमिट हो रहा है, देखो कोई ब्रेक नहीं आ रहा है कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, लगातार एमिट हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं कि कॉन्टिन्यूसली वेव्स क्या हो रही है, एमिट हो रही है।
कॉन्टिन्यूसली एनर्जी क्या हो रही है, एमिट हो रही है। अब इस वेव को खाली आप वेव का एक ये डिज़ाइन मत समझना, ये वेव है तो इस वेव में क्या है बेटा, एनर्जी है। मतलब एनर्जी यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली एमिट हो रही है, कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं आ रहा है एनर्जी में। ठीक है। सेकेंड थिंग, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये क्या कहानी लिखी हुई है, ठीक है, ये क्या कहानी लिखी हुई है कि भैया जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में दो कंपोनेंट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो कंपोनेंट होते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी चलती है, इसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, और इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और इसके अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। देखो कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल चलेगा और वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि भैया कोई मूविंग चार्ज है, एक्सेलरेटेड चार्ज है, उसको आप मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, एक्सेलरेटेड चार्ज जो है उसको आप वो एक मैग्नेट का काम करता है, पढ़ा था ना आपने। और मैग्नेट की क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब चार्ज है, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है। और एक चार्ज जो चलेगा वो मैग्नेट की तरह काम कर ही रहा है। तो इन्होंने यही चीज़ तो बताई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं उसके दो कंपोनेंट होते हैं, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये साथ साथ चलते हैं, और ये जब चलते हैं ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव जिस साइड चल रही है ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मीन्स कैसे, अभी बात नहीं समझ आई। मान लेते हैं हमारी वेव की डायरेक्शन ये है, वेव चल रही है एक्स एक्सिस में, ठीक है, वेव चल रही है हमारे एक्स एक्सिस में। तो अब ये ई एम वेव है, अब ई एम वेव है तो ई से इलेक्ट्रिक फील्ड, एम से मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये तीनों की तीनों आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। मींस अगर हमारी वेव एक्स डायरेक्शन में चल रही है तो एक्स में ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती, एक्स में ना ही मैग्नेटिक फील्ड हो सकती। एक एक्स के परपेंडिकुलर क्या होता है, वाई। यहां पे हमने ले लिया, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई एफ से मैं क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई एक्सिस में हो गई। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी भैया, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी जेड एक्सिस में। तीन एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, ये भी क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, ये तीनों आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पे हमारी कौन चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे हमारी कौन चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया। अगर वेव चल रही है एक्स डायरेक्शन में, वेव की डायरेक्शन एक्स में है, तो एक कंपोनेंट वाई में चलेगा और एक कंपोनेंट जेड में चलेगा। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात। जैसे ये चीज है, तो हमारा अब एक और कंपोनेंट होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो गया, मान लो वाई में चल रहा है। अब ये एक्स वेव कहाँ चल रही है, एक्स में, और एक कंपोनेंट वाई में चलेगा, एक कंपोनेंट जेड में चलेगा। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट किस में चल रहा है, जेड में चल रहा है। वाई में कौन सा कंपोनेंट चल रहा है, आपका वाइट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वाई में हो गई। ओवरऑल वेव कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है आपको, वेव कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है, आगे एक्स में। ठीक है, वेव कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है, एक्स में जाती हुई दिखाई दे रही है। एक कंपोनेंट आपका वाई में चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वाई में, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी जेड में चलती हुई दिखाई दे रही है। जेड मतलब अंदर बाहर, इस प्लेन से अंदर बाहर की तरफ, बोर्ड से बाहर, बोर्ड से अंदर। ठीक है, बोर्ड से बाहर और बोर्ड से अंदर। क्लियर है, ये चीज मैक्सवेल साहब ने बताई थी।
ऐसे। अब थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है जी, ये डायग्राम आप बना के आ सकते हो जब आपको बनाना है। तो सेकंड पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर था कि वेव नेचर होती है और ये कॉन्टिन्यूसली एमिट होती रहती हैं, कहीं पे बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो डायरेक्शन है किसकी, वेव की, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होते हैं, ऑल आर परपेंडिकुलर। तो ये चीज़ भी समझ गए हो। थर्ड पॉइंट क्या कहता है इनका, कि ईएम रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं वो चलने के लिए उन्हें किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती। मटेरियल मीडियम मतलब मीडियम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मीन्स ये वैक्यूम में चलेगी, चलेगी वैक्यूम में चलेगी, दौड़ेगी बहुत स्पीड से, सबसे ज्यादा स्पीड से वैक्यूम में ही चलती है भैया। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं। ये जहां भी चलती हैं किस स्पीड से चलती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं। मतलब वैक्यूम में ये सारी की सारी स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं। ठीक है, अब क्लास 9th में साउंड एक चैप्टर था, हमने वहां पे पढ़ा था कि साउंड वेव तो वैक्यूम में नहीं चलता है ना। मतलब अगर एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो उन्हें वॉकी टॉकी से बात करनी पड़ती है। वहां पे कोई हवा नहीं है, पानी नहीं है ना, कोई रोड के थ्रू नहीं बोल रहे। तो यहाँ पे साउंड तो नहीं चल रही, तो मतलब साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। साउंड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। जबकि अगर मैं लाइट की बात करूं, लाइट सन से अर्थ तक आ रही है, क्लास 10th में पढ़ा है, लाइट सन से अर्थ तक आ रही है। लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। तो लाइट कैसी है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट कैसी है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो मेरे हिसाब से 10th वाले पॉइंट्स भी आप क्लियर कर पा रहे हो, वहां से कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है बच्चे, तो ये ज़्यादा खिचड़ी ना हो, आप अच्छे से नोट्स लिख सको, उसके लिए मैं क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि ये आपका थ्योरी में भी आएगा। पेपर जब होंगे तब आपका थ्योरी में भी आएगा, और मैक्सवेल के लिए ये आप डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है। वेव आपको आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, एक कंपोनेंट एक्स में और एक कंपोनेंट क्या होगा, जेड में होगा। कौन सा एक्स में लेना है, कौन सा, मतलब कहीं पे भी ले सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड आपको वाई एक्सिस में लेनी है तो वहाँ ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, एज सच कोई रूल नहीं है। ठीक है, कि कौन सा आपको कहाँ पे लेना है। ओके, अब एक चीज आते हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा क्या होता है भैया, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक ही तरह की तो होती नहीं। ठीक है, इन सब की बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, ये आपके सामने लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिखी हुई हैं। ये 7 क्या हैं, आपकी ईएम वेव्स होती हैं। ईएम रेडिएशंस कितनी हैं, 7 है। एक कॉस्मिक भी होती है जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ईएम रेडिएशन 7 होती हैं। अब इन सातों में डिफरेंस क्या होता है, इनकी वेवलेंथ अलग हो सकती है और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। अब क्या आपको ये याद रखना है, क्या आपको इनकी वेवलेंथ और इनकी फ्रीक्वेंसी याद रखनी है, नहीं याद रखनी। लेकिन क्या याद रखना है, आपको ये ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर कौन सा, ये देखो, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये विजिबल है भैया बीच में यहाँ पे। ये पॉइंट किसका है, ये विजिबल है, विजिबल रेज। विजिबल रेज मतलब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से, ठीक है, स्पेक्ट्रम अभी बताता हूँ क्या होता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कितनी हैं, 7 हैं। इन सातों में से सिर्फ हम विजिबल वाले को ही अपनी आंखों से देख सकते हैं, और हमें कोई भी माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेडियो, ये हमें चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, ये वाली वेव को हम आंखों से नहीं देख पाते। क्लियर। तो ये विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, ये 7 हैं। ये 7 आपको याद रखनी है, कौन कौन सी होती है, और ऑर्डर में याद रखनी है। ऑर्डर कैसे सर, ऑर्डर कौन सा है, जब हम इन रेडिएशंस को किसी एक ऑर्डर में लगा देते हैं तो उस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्लियर है, उस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। जैसे ये एक ऑर्डर में लगे हुए हैं, कैसे, अगर आप, चलो थोड़ा सा, अगर आप लेफ्ट से राइट अगर जा रहे हो, ठीक है, मतलब गामा से रेडियो वेव की तरफ अगर आप जा रहे हो बच्चे,
तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। मीन्स गामा से ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, एक्स की होगी। एस एक्स से ज़्यादा अल्ट्रावायलेट की होगी, अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा विजिबल की, विजिबल से ज़्यादा इंफ्रारेड, फिर माइक्रो, फिर रेडियो। ठीक है, ऐसे होती है। अगर आप इसका उल्टा ऑर्डर चलोगे, यहाँ पे चलो, ऐसे चलो। अभी मैंने आपको एक रिलेशन आगे बताया था कि अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। मीन्स लेफ्ट टू राइट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है या वेवलेंथ बढ़ रही है। इधर आओगे तो आपको क्या मिलेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। गामा की अगर वेवलेंथ सबसे कम है तो गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। और अगली क्लास में जब हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑर्डर क्या आ रहा है, हाई एनर्जी का। यहाँ पे एनर्जी क्या आ रही है, हाई। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो, देखो यहाँ पे स्पेक्ट्रम में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, वेवलेंथ ज़्यादा आ गई। वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। ये सभी चीज़ें अभी पढ़ी है ना, तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया। अब हायर एनर्जी यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, ये आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे अभी पता चल जाएगा। क्योंकि प्लैंक साहब ने बताया था कि भैया जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसी की एनर्जी भी ज़्यादा होती है। जो एनर्जी होती है वो एक फंक्शन होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हायर एनर्जी लिखा हुआ है। एनर्जी कभी भी आपने देखनी है किसके साथ एसोसिएट करके देखोगे, किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से स्पेक्ट्रम समझ आया। स्पेक्ट्रम क्या है, जब हम किसी ना किसी फिक्स ऑर्डर में लगाते हैं। जैसे बचपन में आप क्वेश्चन नंबर सिस्टम में करते थे कि नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। ऐसे ही जब हम किसी ना किसी ऑर्डर में चीज़ों को लगा देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हमने एक ऑर्डर में लगाया है, वेवलेंथ के ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में, तो ये हमारा क्या बन गया, एक स्पेक्ट्रम बन गया। और यहाँ पे अब आपको क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं भाई, यहाँ पे आपको ये विजिबल दिखाई दे रहा है, हम अपनी आंखों से सिर्फ विजिबल रीजन ही देख सकते हैं। और ये आपने पढ़ा तो हुआ है, VIBGYOR, विबग्योर, ये वही तो बना हुआ है। जिस बच्चे ने पहचान लिया थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं ताकि VIBGYOR, बड़ा बड़ा। ठीक है, विबग्योर ही तो बना हुआ है विजिबल रीजन में, जो आपने क्लास 10th में बनाया था। ठीक है, तो इधर भी तो क्या हो रही है, इधर जा रहे हो आप, वेवलेंथ बढ़ रही है और उल्टी साइड वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है बच्चे, तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इतना बहुत है। आपको ऑर्डर ध्यान रखना है भाई। ठीक है, ऑर्डर में अरेंज करना आ सकता है, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, अल्ट्रावायलेट, एक्स, गामा, कहीं पे भी आपको ऑर्डर में अरेंज करने का क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक, चलो अब लास्ट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ ईएम वेव थ्योरी। अब मैक्सवेल जी ने तो बता दिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं वो वेव नेचर की होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं वो किस नेचर की होती हैं, वो वेव नेचर की होती हैं। लेकिन जब हम इनको वेव मान के काम करने लगे तो कुछ चीज़ों को तो ये एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन कुछ फिनोमिनास ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो जो नहीं कर पाए वही इनकी क्या बन गई, लिमिटेशन बन गई। वही क्या बन गई भैया, लिमिटेशन बन गई। जैसे जब हमने ईएम रेडिएशंस को वेव माना, वेव माना तो इन्होंने कुछ फिनोमिनाज होते हैं जैसे डायफ्रैक्शन, आगे पढ़ोगे आप क्लास 12th में डायफ्रैक्शन के बारे में पढ़ोगे फिजिक्स में। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस कुछ कुछ इस चैप्टर में भी पढ़ लोगे। ठीक है, लेकिन ये भी आगे आपके 12th में ही आएगा। ये चीज़ें तो वेव मान के एक्सप्लेन हो गई। ठीक है, डायफ्रैक्शन का फिनोमिना, इंटरफेरेंस का फिनोमिना, तो आपको जब वेव मानोगे तो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। लेकिन लेकिन आप इनको अगर वेव मान के ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन करना चाहो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करना चाहो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाना चाहो, या हीट कैपेसिटी बताने चाहो सॉलिड की टेम्परेचर के हिसाब से कैसे चेंज होती है, तो इनमें से आप कुछ भी नहीं बता पाओगे वेव के हिसाब से। वेव नेचर इनमें से इन चारों को एक्सप्लेन नहीं करता। अब ये आपको याद रखने हैं, बिल्कुल याद रखने हैं। देखो लिखा हुआ है, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग। वेव मान के ना तो हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बता सकते, ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बता सकते, ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते, और ना ही हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन कर सकते सॉलिड्स की।
अब आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, क्यों? क्योंकि आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है, आपका असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन बनता है बोर्ड्स में, ठीक है? तो ये चीज़ें याद रखनी है, बोर्ड में नहीं, मैं जेई के हिसाब से भी कह रहा हूँ, जेई में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं इन चीज़ों पे। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ईएम रेडिएशन को वेव मान रहे हैं तो आप इन चारों फिनोमिनोस को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, जिसमें से ये तो आपके भैया स्टार मार्क कर लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये आधा चैप्टर इसी में भरा हुआ है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीट कैपेसिटी इस चैप्टर में नहीं है, नहीं पढ़ोगे आप, आगे एक चैप्टर आएगा थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ पे हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ोगे। थर्मोडायनेमिक आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, बहुत ही ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है जेई के हिसाब से, थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा वेटेज है, ठीक है जी? तो समझ आया? समझ आया? मैक्सवेल ने, अब थोड़ा सा ब्रीफ में कर देता हूँ, मैक्सवेल ने कहा था कि भैया ये रेडिएशन जो होती हैं वेव नेचर की होती हैं और ये कॉन्टिन्यूसली एमिट होती रहती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ईएम रेडिएशंस को किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी चल सकती हैं, ठीक है? और जो आपकी ईएम रेडिएशंस हैं, ईएम रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है मैक्सवेल की, भैया अगर आप रेडिएशंस को वेव मान रहे हो तो आप डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को तो एक्सप्लेन कर पाओगे, लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और हीट कैपेसिटी की चीज़ों को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है? तो चलो, हमें हमारी यहाँ पे मैक्सवेल की थ्योरी खत्म हुई। नेक्स्ट प्लैंक साहब आएंगे तो प्लैंक के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने रेडिएशन के बारे में क्या बताया, ठीक है? चलो भाई, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूल जाना, पाप लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है? मजाक कर रहा हूँ। चलो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।